जी सर। आप किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? सर मैं यूपी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आप संबंध रखती है, उत्तर प्रदेश जी। से। जी। प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं? अवधी। अवधी। इस समय में आपके राज्य में चुनाव का प्रचार प्रसार है, हो भी गए हैं चुनाव। जी। तो लोकतंत्र में चुनाव का क्या औचित्य है? कि फिजूल खर्चा नहीं है क्या ये हमेशा के हाँ, चुनाव? क्या सर? हमेशा चुनाव होते रहते हैं, 4-4 5-5 साल में। फिजूल खर्चा नहीं है? एक बार सरकार बना दी क्या, या इसका कोई औचित्य है? सर चुनाव का औचित्य है सर, जैसे सर विभाजन करके शासन चलाने के लिए। उसके बाद सर हमको ध्यान नहीं आ रहा है कुछ, इसका क्या पॉइंट बताएं? ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी है और जी। उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र से गणराज्य से का पुराना संबंध भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। तो आपको कुछ याद है कि उत्तर प्रदेश में गणराज्य का आरंभ कब से होते हैं? कौन-कौन से गणराज्य थे जो उत्तर प्रदेश में थे? सर मथुरा, वैशाली, लिच्छवी सर, ये सर उत्तर प्रदेश के ही थे, 16 गणराज्य। और जो सर एक अस्मक था जो दक्षिण में था, और सर कुछ बाहर भी थे सर। ये मथुरा, उसके बाद अंग, शायद मगध, ये सब यूपी के ही थे। मथुरा 16 महाजनपदों में था क्या? जी सर। सूरसेन। आप आश्वस्त हैं? हाँ सर। हुँ। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। अच्छा। आपके जिले का नाम है प्रतापगढ़। जी। ऐसा कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिसका नाम प्रताप रहा? जी जी सर, सर। प्रताप सिंह के नाम से यहाँ पे प्रतापगढ़ इसका नाम हुआ है। सर क्वेश्चन यही था? हाँ। क्वेश्चन मतलब क्या था, किसके नाम से मेरे प्रतापगढ़ एते पड़ा है? हाँ, नहीं, इतिहास में प्रताप नाम से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति तो रहे हैं क्या? अगर सर उनके बारे में राजस्थान आपको के, जानकारी है? हाँ, यूपी से या सर पूरे भारत से? पूरे भारत में जिनका नाम हो, सर ऐसे 1-2 महाराणा प्रताप नाम सिंह। आप उनके विषय में आप क्या जानती हैं? सर महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर के उदय 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 के पुत्र थे, और जिसका हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ युद्ध हुआ था, उनकी पराजय हुई थी। हुँ, अच्छा, ठीक है। आप सहायक आचार्य क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं सहायक अध्यापक इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी योग्यता है और प्रतिभा है। और सर मैं बालिकाओं को उच्च शिक्षा तक अपनी प्रतिभा के द्वारा ले जाना चाहती हूँ पढ़ाने के लिए। और सर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से रोजगार। रोज़गार दोगी आप? या हम्म। आप रोज़गार दोगे? नहीं, अपने लिए रोजगार सर। ठीक है। तो आप मेरे सवाल पूर्ण हो, मैं अगले साथी को आमंत्रित करता हूँ साक्षात्कार के लिए। जी कीर्ति जी जी। सर, धन्यवाद। जी सर, नमस्ते। नमस्ते कीर्ति जी, कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आदिकाल से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएं आपसे। आप जी सहज सर, हैं पूछिए। आदिकाल में? जी सर। चलिए शुरू करते हैं। ये बताइए, किसी ग्रंथ को साहित्यास ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाए तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं कि उसको साहित्य सर इतिहास ग्रंथ कहा जाए? सर अगर शुक्ल जी के हिसाब से माने तो पहले उसको सर इतिहास में उसकी तिथियां सही होनी चाहिए। और काव्य इतिहास में जो तथ्य मिल रहा है उसको इतिहास से प्रामाणिक उसको होना चाहिए।
जैसे सर पृथ्वीराज रासो को ही लिया जाए तो इसको प्रामाणिक इसलिए माना जाता है जो इसमें तिथियां दी है इतिहास से मेल नहीं खाता है। उसके कई कारण और भी हैं। बताइए और एक दो कारण तिथियों के अतिरिक्त और जो आप बताना चाहें। जैसे सर इसमें पृथ्वीराज रासो में माना गया है कि जो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी इनको अग्निकुंड से माना गया है जो कि सर भ्रामक प्रतीत होता है, इतिहास से मेल नहीं खाता। और शायद इनकी मैडम रोकना चाहूंगा आपको, आप शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि किसी भी ग्रंथ को हम साहित्य इतिहास का दर्जा दें तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या तथ्य उसमें शामिल होने चाहिए तभी उसको साहित्य इतिहास ग्रंथ का दर्जा दिया जाएगा, ये जानना चाह रहा था मैं आपसे। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए आदिकाल का जो नामकरण है आदिकाल किसने दिया था? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्या इस काल के लिए ये नाम सार्थक है या कोई और नाम दिया जाना चाहिए था आपके अनुसार? सर मेरे अनुसार अगर कोई और नाम दिया जाना चाहिए तो उसको उस पर एक ही प्रवृत्ति हावी होती है। आदिकाल कहने से सभी आ जाते हैं, जैसे सिद्धनाथ जैन और रासो। अगर वीर गाथा काल या और कुछ कहा जाए चारण काल तो एक ही प्रवृत्ति उसमें आती है। अब मेरे हिसाब से आदिकाल सही है। जी बहुत बढ़िया। ये बताइए कि सिद्ध साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल से बाहर रखा है, शामिल जी नहीं किया है उनकी रचनाओं को। जी और बाकी जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ में उनको शामिल किया है, जबकि वो तो ये बोलते हैं कि अनिवार्य अंग है आदिकाल का। तो ऐसे जी। क्या अंतर रहे उन दोनों की सोच में, या जो तथ्य उनको मिले उनमें क्या अंतर रहे कि उन्होंने तो उनको शामिल किया है आदिकाल की साहित्यिक रचनाओं में और शुक्ल जी ने नहीं किया? क्या अंतर पाते हैं आप? सर शुक्ल जी ने तो सांप्रदायिक मात्र कह के इसको हटा दिया है। सर हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्वानों का ले तो इन्होंने हिंदी की उत्पत्ति ही वहीं से मानी है, जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी बोलते हैं कि पुरानी हिंदी वहीं से मानते हैं, सिद्धो नाथों से ही। जी। जी ये बताइए मैम, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सर सराफा को। सारापाई को ही क्यों माना गया, दूसरा और किसी कवि को क्यों नहीं माना गया पहला कवि, क्या कारण रहे? सर अगर देखें तो सराफा की रचनाएं दोहा में पाई जाती हैं, जो कि सर उसमें खड़ी बोली का ही कुछ समावेश होता है। और सर मैं तो यही बता सकती हूँ, यही याद है। जी जी। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन रहे? पृथ्वीराज रासो को सर श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड और शायद सर दशरथ शर्मा, एग्जैक्ट नहीं हूँ इसमें सर। जी। जी बहुत बढ़िया मैडम। ये बताइए आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी? सर आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां थी, सर जो राजा लोग थे एक ही दूसरे में लड़ने में सर उनको जैसे कि पृथ्वीराज रासो के हिसाब से माना जाए तो अपनी योग्यता दिखाने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। कभी कन्या हरण के मामले में तो कभी अपनी खुद की योग्यता प्रदर्शित करने में। जी जी। अगर आदिकाल के अतिरिक्त आपसे और सवाल पूछे जाए तो किस कालखंड से पूछे जाने चाहिए? सर भक्ति काल। जी बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए भक्ति की शुरुआत आप कहाँ से मानती हैं? सर भक्ति की शुरुआत तो वैसे सर अ, श्वेता श्वेतर उपनिषद में ही भक्ति शब्द की उत्पत्ति मिलती है। अगर विद्वानों के हिसाब से माना जाए तो पहले सर भक्ति दक्षिण में आई, उसके बाद सर मैं तो रामानुजाचार्य जी से ही मानूंगी, क्योंकि उनके कई पीढ़ी के शिष्य उनके बाद कई पीढ़ी में हुए रामानंद जी जो उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित किए। जी जी। भक्ति आंदोलन के उदय के आप क्या कारण मानती हैं?
सर भक्ति आंदोलन के उदय के कारण जैसे राजनीतिक और सामाजिक दो परिस्थितियां थी। राजनीतिक कारण में था कि मुगलों का सर आक्रमण, जिससे जनता हताश होकर भक्ति की ओर उन्मुख हुई। और सामाजिक परिस्थितियों में सर सिद्धोनाथो इनके प्रभाव से भक्ति दबती जा रही थी। इसके ये भी कारण था भक्ति के उदय होने का। भक्ति काल में आपका प्रिय कवि? सर तुलसीदास। तुलसीदास की कौन सी रचनाएं पढ़ी हैं आपने? सर तुलसीदास की मैं कवितावली का उत्तरकांड पढ़ी हूँ, और रामचरितमानस का अयोध्या कांड, उत्तरकांड। जी रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां सुनाएं। सर, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां। सर इसमें श्लोक भी आते हैं, आप पंक्ति बोले हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशे माकाशे वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। जी बहुत बढ़िया मैम, मेरी तरफ से प्रश्न पूरे हुए। अगले हिंदी विशेषज्ञ साक्षात्कार को जाना धन्यवाद चाहूंगा। सर जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। जी मैम, आपसे किस काल से प्रश्न पूछ सकते हैं? मैम तो मैं तो भक्ति काल में राम काव्य धारा पढ़ी हूँ। अच्छा जी, तो ठीक है मैम। भक्ति काल में आप राम काव्य धारा के कोई 2-3 कवियों के नाम बताइए। सर मैम तो पहले तुलसीदास जी, अग्रदास जी, हम्म नाभादास जी, हृदय राम। हम्म। जी मैम। नाभादास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भक्तमाल, जिसको जीवनी बोलते हैं जी जी। ब्रज और भाषा में। भक्तमाल के बारे में आप, हाँ, भक्तमाल के बारे में आप और क्या जानती हैं? मैम भक्तमाल अग्रदास जी के शिष्य थे, जो कि राम काव्य धारा के कवि थे। उनकी रचना मैंने अष्टयाम। भक्तमाल के बारे में पूछा है, आप शायद प्रश्न को समझ नहीं पाई। जी मैम। भक्तमाल तो रचना, हाँ हाँ, तो इसके बारे में बताइए। मैम भक्तमाल में कवियों की जीवनियां दी गई हैं, जिसका ये मैम पंक्तियां याद नहीं आ रही हैं। जैसे सर अच्छा। मैम तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, रहीम। हाँ हाँ, मूलतः मैं यही जानना चाहती थी। हाँ जी ठीक मैम। है। हाँ, तो आप बता सकते हैं कि कितने कवियों को इसमें शामिल किया गया है? मैम 250। आप उत्तर बदलना चाहेंगी? हाँ मैम, क्योंकि इसमें 300 या 250 में ऐसे कुछ है। छंद या 200 छंद या 300 कवियों का ऐसे कुछ, ये कम एग्जैक्ट नहीं हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राम काव्य धारा की कोई 3 विशेषताएं बताइए। राम काव्य धारा में मैम पहले तो इसमें राम की भक्ति, उसके बाद हम्म अवधी भाषा में लिखा गया हम्म प्रबंध। इसमें प्रबंधात्मकता की शैली है। हम्म। अच्छा, चलिए। अच्छा, राम काव्य धारा का आधुनिक काल में कोई महान ग्रंथ लिखा गया, उसके जी बारे में मैम। बताएंगे? अ, निराला की राम की शक्ति पूजा। हम्म और अगर द्विवेदी युग में आए तो मैथिली शरण गुप्त की साकेत। और हम्म राम नरेश उनका नरेश मेहता की संशय की एक रात। हम्म। हाँ ठीक जी है। अच्छा बताइए, आपके जो पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त का साकेत लगा, इसका कौन सा सर्ग लगा है? मैम 9वां सर्ग। और ये किससे संबंधित है? मैम उर्मिला की विरह ताप से। हाँ ठीक। तो और इनकी जो राम की शक्ति पूजा है निराला जी की, जी मैम। तो उसकी कुछ पंक्तियां आप सुना सकती हैं? यस मैम। हाँ। मैम पंक्तियां हैं।
धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध मैम इसको छोड़ ही देते हैं। होगी जय हे रघुनंदन नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के हृदय में लीन। क्या आप ये पंक्तियां आप जो बोल रही हैं ये सही हैं? इनके शब्दों का क्रम यही है क्या? होगी जय हे रघुनंदन नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के वदन में लीन। जी मैम। अच्छा, पुरुषोत्तम नहीं है क्या? हाँ मैम। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। जी मैम। चलिए कोई बात नहीं। सॉरी। ठीक। अच्छा, और एक राम काव्य के अंतर्गत एक धारा आती है, स्वसखी संप्रदाय और तत्सखी यस संप्रदाय। जी तो मैम। इनके बारे में कुछ जानती हैं? मैम अग्रदास से ही शुरू हुई थी शायद, एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, इसमें किसकी उपासना की जाती थी, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है? इसमें मैम राम की उपासना की जाती है सखी के भाव में, मतलब उसमें श्रृंगारिकता का भी समावेश था। हम्म। चलिए ठीक है। ऐसे कोई कवि आपको याद आ रहे हैं जो राम काव्य के अंतर्गत भी माने जाते हैं और रीति काल के अंतर्गत भी गिने जाते हैं? यस मैम, केशव दास जी, उनकी जी रामचंद्रिका। रामचंद्र। ठीक है मैम, मेरी तरफ से प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद आपका मैम। इंतजार।